हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव वीडियो है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जिसमें कि मैं पहला चैप्टर फिजिक्स का लेने जा रहा हूँ। समझिए इसका पहला क्या कह रहा है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें जब भी चलती है आप लोगों को याद रखना है कि प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश तरंग किस तरंग का उदाहरण है? ध्वनि तरंग, परावैंगनी तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, पराश्रव्य तरंग। तो आपको याद रखना है विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग ऐसी तरंगें हैं जो निर्वात में भी गति कर सकती है, और प्रकाश हम जानते हैं कि निर्वात में गति करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है? काल्पनिक, वास्तविक नहीं बनता है। ठीक, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तीनों होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और बराबर होगा, इसलिए आंसर होगा ये। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में अभी हम लोग पढ़े, इन तीनों में से जो मिलेगा, आभासी और सीधा, ये वाला। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आपको याद रखना है। समतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, मतलब बहुत, जहां तक आप जाएंगे वहां तक लेगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होगी। एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, अगर ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के जस्ट सामने कह रहा है कि वो 100 सेंटीमीटर पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये लड़का यहाँ खड़ा है, तो इस लड़का कह रहा है क्वेश्चन में कि समतल लड़के और प्रतिबिंब की दूरी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? इस साइड बनेगा दर्पण के पीछे, और भी कितनी दूरी पर बनेगा? 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम लोगों को निकालना क्या है कि लड़का, ये लड़का है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या निकालना है? तो दोनों इधर 100, इधर यहाँ से यहाँ 100 हुआ और यहाँ से यहाँ भी 100 हुआ, यानी कि टोटल जोड़ करके हो जाएगा 100 + 100, यानी कि 200 सेंटीमीटर होगा। दोनों के बीच की दूरी होगी 200 सेंटीमीटर। ठीक है, परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के हम लोग जानते हैं कि कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। परावर्तन के कह रहा है परावर्तन के नियम लागू होते हैं कहाँ पर? तो केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में। याद रखना है कोई भी दर्पण हो, परावर्तन के नियम सभी दर्पणों में लागू होगा। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण, जैसे ये देखिए, एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर ये आपतित किरण आती है और यहाँ से ये रिटर्निंग लौट जाती है, और यहाँ एक अभिलंब होता है, तो आपतन कोण इसी जगह बनता है। आपतन कोण कह रहा है कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो परावर्तन कोण हम लोग जानते हैं कि I और R आपस में बराबर होता है, तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ये। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में मुख्य अक्ष के समांतर मान लिया जाए कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष ये हो गया, आपका ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, इस बिंदु का नाम मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा मुख्य फोकस या फोकस। कह रहे यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? कह रहा आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बोल रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण हो, मतलब ये देखिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच कह रहा है 90 डिग्री का कोण हो। तो हम लोगों को निकालना क्या है? तो कह रहा है परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि लंब बीच में होगा और ये 2 बराबर भागों में बटेगा। अगर हम इसको x मान लें तो x और x बराबर होगा 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 2x, यहाँ होगा 90, 2 से कट जाएगा 45, तो x बराबर 45, यानी r का मान और I का मान दोनों तो बराबर होता है, इसलिए 45 डिग्री का कोण बनेगा, यानी परावर्तन कोण का मान 45 डिग्री। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं?
दर्पण हो जाएंगे 3, ठीक है, क्योंकि एक समतल दर्पण भी जुड़ जाएगा। गोलीय दर्पण में ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं? ज्यामिति केंद्र को हम लोग ध्रुव बोलेंगे। उसके बाद ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आप ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा देखिए, ध्रुव, जैसे कि ये अवतल दर्पण का फिगर है, इसमें हो गया ध्रुव कौन सा, ये, और वक्रता केंद्रीय। तो ये जो रेखा है ना, इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। याद रखना आपको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आंसर होगा ये। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की, मतलब याद रखना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आपको देना है आधी। अभिसारक कौन सा दर्पण है? तो अभिसारक हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ए नंबर होगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 10 है तो फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 10। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? आर अगर 32 है तो आंसर होगा आधा, यानी 16 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी, तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है। तो अगर वो 50 है तो 50 को 2 से हम लोग भाग दे देंगे, हो जाएगा 25, तो 25 सेंटीमीटर निकलेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये होगा। उसके बाद कह रहा है यदि f का मान 12 है तो r का मान क्या होगा? 12 का 2 गुना, यानी 24। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी हो जाएगा आधा। यदि f का मान 16 है तो r का मान 32। गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? आवर्धन का मान कर रहा है धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो प्रतिबिंब आपको याद रखना है आभासी होगा। इसके बाद कर रहा है गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो फोकस दूरी याद रखना है आपको, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अगर उसका ऋणात्मक है तो इसका धनात्मक होगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर याद रखना है ऋणात्मक। उसके बाद कह रहा है किस दर्पण में आभासी फोकस होता है? किस दर्पण में आभासी फोकस होता है? तो याद रखना है इसका उत्तल का। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? वास्तविक फोकस होता है अवतल में। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो F से होकर गुजरेगी। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण क्या है? वो दर्पण किस क्वेश्चन में क्या करा है? किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना है बराबर होगा तो समतल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 का, देखिए। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा कि जिससे उसका समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बने? तो अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में वस्तु को अगर हम लोग यहाँ पर ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, तो याद रखना है आपको कि इस जगह वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को अगर हम रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? इसी के आकार का बनेगा, यानी बराबर आकार का बनेगा, जो कि यहाँ से किरणों के कटने से बनता है। ऐसे आएगा, बस यहाँ पर ये प्रतिच्छेद होगा तो यहाँ समान आकार का बनेगा। तो याद रखना है कहाँ पर रखना है? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, हाँ। उसके बाद जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब भी उसी जगह बनेगा जहाँ पर है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा। तो ये एक विशेष कंडीशन है, इसमें याद रखना है कि जब भी आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा बने तो वहाँ पे याद रखना है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र नहीं, 1 मिनट, दर्पण के ये ध्रुव और
मुख्य फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है देखिए, फिगर बना के बता रहा है आपको। ये हो गया इसका मुख्य ध्रुव हो गया और ये मुख्य फोकस। इसके बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरणें सीधे जाएंगी और यहाँ से मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगे। उसके बाद दूसरी किरण जो होगी वक्रता केंद्र से होकर जाएंगे ऐसे, ठीक है, और रिटर्निंग उसी दिशा में लौट जाएगी। फिर ये पीछे अगर हम डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये पीछे की ओर बनेगा। तो देखिए क्या है, सीधा है, काल्पनिक है और क्या है, वस्तु से बड़ा है। तो ये कब कंडीशन लाएगा, जब याद रखना है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को अगर हम रखेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, हाँ क्या बोले, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ये क्या है, ये दोनों होगा, समतल होगा या समतल होगा। कौन सा दर्पण आभासी, सीधा और वस्तु के आकार, कौन सा दर्पण कह रहा है, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये दर्पण है उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण से हमेशा बड़ा बनता है। और हमेशा नहीं, अवतल दर्पण से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अवतल दर्पण में आभासी भी होता है और वास्तविक भी। आभासी अभी बताए थे हम, और वास्तविक हमेशा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा, तो सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा इसका सीधा ही होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा, तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि साइड मिरर में, जो गाड़ी वाहन चालक होते हैं उसके बगल वाला जो दर्पण होता है वो होता है साइड मिरर। जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब होता है कैसा, तो दर्पण के जब वो पीछे बनेगा तो क्या होगा, कह रहा है जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, तो अभी हम लोग पढ़े थे सीधा और आभासी होता है। किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस घुमा कर पूछ रहा है। उस दर्पण का नाम बताया जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण का ही है। किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, मतलब इस तरह से देखिए, जैसे इस तरह का अगर दर्पण होगा ना तो उसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत मतलब वो इधर की चीज़ों को भी देख सकता है, इधर की चीज़ों को भी देख सकता है और सामने की चीज़ों को भी देख सकता है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र हो गया विस्तृत। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, अभी हम लोग पढ़े थे उत्तल दर्पण। वाहनों के अग्रदीप मतलब हेडलाइट में, तो अवतल दर्पण अभी पढ़े थे। सौर भट्टी में भी याद रखना है आपको, अवतल दर्पण में। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये उत्तल दर्पण। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा रहेगा, अवतल दर्पण, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए याद रखना है अवतल दर्पण का। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला है। लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f, याद रखना उसमें दर्पण में प्लस लेंस में माइनस होता है। लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या होगा, लेंस का आवर्धन का व्यंजक होगा m = v/u। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। वक्रता केंद्र भी 2 होता है। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो जिस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक है किसका, अवतल लेंस का ऋणात्मक है, तो इसका लेंस का क्षमता भी क्या होगा, अवतल लेंस का ऋणात्मक होगा। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, तो जिसका धनात्मक होता है फोकस दूरी। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, लेंस कहलाता है उत्तल लेंस। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस जो होता है, मान लीजिए उत्तल लेंस है ये,
तो अगर उत्तल लेंस में कह रहा है कि एक पॉइंट होता है बीच वाला, मिड पॉइंट, मतलब लेंस की चौड़ाई का मध्य बिंदु, जिसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें जो जाती है ना, बिना विचलित हुए सीधे निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ पर बिना विचलित हुए सीधे निकलती है। तो कौन सा चीज़, ये आंसर होगा प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। इसका आंसर होगा ये, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएंगी वो क्या करेगा, मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर आकर के मिला देता है। यही कारण है कि इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस। विशालक शीशा, विशालक शीशा हो गया मतलब कि बड़ा चित्र दिखाने वाला, तो बड़ा चित्र दिखाने वाला कौन होता है, उत्तल लेंस। उसके बाद किस प्रकार का लेंस वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा और वास्तविक, वास्तविक उल्टा जब भी बनेगा उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस के सामने किसी स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कब? सेम वही जो अवतल दर्पण में हो रहा था, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है कहाँ? वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु एफ पर होती है। किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस। अब कह रहा है लेंस आभासी, सीधा और वस्तु का आकार का, ठीक है, वस्तु आकार से छोटा बनेगा तो अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो अवतल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा हमेशा जब भी बनेगा तो आभासी बनेगा। उसके बाद कह रहा है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो मिट्टी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ये किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्रमशः -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस क्या है? दोनों का। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से ही छोटा अक्षर बड़ा दिखता है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस। अब कह रहा है कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। मुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन। याद रखना है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी दिशा में उसका परिवर्तन हो जाता है, यहाँ अविलंब होता है। तो ये इसका मुड़ने की घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया कौन सी भौतिक राशि से अपवर्तित होती है? तो अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है? तो यहाँ याद रखना है आवृत्ति, ठीक है। अब कह रहा है इसमें क्या, प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना है? तो वो घटना है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है तो वो मुड़ जाती है। कांच यहाँ पर है सघन माध्यम, हवा है सरल माध्यम। सघन से सरल जा रही है, सघन से सरल जाएगी तो याद रखना है क्या होगा? अविलंब से दूर हट जाएगी। उसके बाद हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। अब निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है? सबसे ज्यादा होता है हीरा का। किस माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i बटे sin r। स्नेल के नियम से हम लोग पढ़े हैं म्यू बराबर sin i बटे sin r। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना का परिणाम क्या है? तो याद रखना है अपवर्तन। जल में सिक्का डालने पर वो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है। प्रकाश की किरण किस घटना से होता है? तो सेम वही अपवर्तन। किसी लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध होता है। ये लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना है डायप्टर, ठीक है। इसका मात्रक डायप्टर है। तो निम्न में किसका मात्रक डायप्टर है? तो हम लोग पढ़े थे लेंस की क्षमता। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता भी क्या होगी? 1 डायप्टर। कैसे होगी? देखिए, फोकस दूरी का मान दिया हुआ है 1 मीटर। लेंस की क्षमता जो होती है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, यानी 1/f। तो 1/1 और इसका जो मात्रक 1 का 1 ही होगा, मात्रक होता है डायप्टर।
ठीक है। उसके बाद 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो इसका लिखेंगे 1/2 यानी कि 0.5 डायोप्टर होगा। तो आंसर होगा कौन सा, ये कह रहे हैं यहाँ 1 मिनट। अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस का माइनस होगा, अवतल लेंस का होगा माइनस में, अवतल लेंस का होता है माइनस, ठीक है। किसी उत्तल लेंस कह रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 106 इंपॉर्टेंट है। -4 डायोप्टर, तो देखिए -4 डायोप्टर है यानी कि P का मान है -4 डायोप्टर, तो F निकालेंगे, माइनस यहाँ पे होगा फॉर्मूला 1/P, तो 1/-4, तो -1/4 होगा और ये होगा मीटर में, लेकिन हम इसको बदलना है हम लोगों को सेंटीमीटर में। क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही निकालेंगे। 4 × 100, 4 से कटा देंगे 25 बार में, तो हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा होगा, चूँकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का हो जाएगा यहाँ 25 सेंटीमीटर, तो माइनस में दिया है तो आंसर होना चाहिए माइनस में, प्लस में दे दिया है। कह रहा है 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अवतल लेंस, तो यहाँ पे देखिए 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस नहीं होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, आंसर सेम होगा बस ये। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी, तो 50 सेंटीमीटर है, 50 को अगर हम 100 से देखिए, इसका हम बना देते हैं, कौन सा लेंस है देखिए, कौन सा नंबर था ये 108, उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी F का मान है 50 सेंटीमीटर, इसको बदल देंगे हम लोग मीटर में, तो 50 बटे हो जाएगा 100, 50 का 50, 50 दूनी 100, तो 1/2 मीटर। अब अगर हम क्षमता निकालेंगे तो 1/F होगा, 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 डायोप्टर प्लस, तो आंसर होगा ये डी नंबर। उसके बाद कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर, तो 2D क्षमता अब भी निकला है, उसका होगा 50 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी तो माइनस में होगा, प्लस है प्लस में होगा, माइनस है तो माइनस में होगा। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी याद रखना है बढ़ जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है तालाब की तली कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, उसका मेन कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। वायु में गमन करती प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका। उसके बाद कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें, तो कांच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होगा, प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग होगा निर्वात में, यह आंसर होगा। प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग होगा निर्वात में, आंसर होगा ये वाला। कह रहा है निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, हवा में। उसके बाद कह रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु के लेंस के सामने रखी गई जिससे उसका 3 गुना आवर्धन बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, 3 गुना। तो जो जितना गुना बोल रहा है वही आंसर है उसका, आवर्धन 3 होगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर जो है 11 का चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने प्रकाश का कंप्लीट कर दिया। अब इसको समझने के लिए अगले चैप्टर को आप अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।